नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब लक्ष्य कीड़ों के साथ भीषण लड़ाई में उलझा हुआ था, तभी दक्षिण पूर्व में घने जंगल से एक और समूह अचानक बाहर निकल आया। आगे चल रहे पांचों लोगों ने छलावरण वाले कपड़े पहने हुए थे और वे पूरी तरह से घायल थे। वे अस्त व्यस्त होकर भाग रहे थे। उनके पीछे एक दर्जन पीछा करने वाले लोग उन्हें घेर रहे थे। हमला करो! उत्तर पश्चिम सैन्य मार्शल आर्ट के इन बदमाशों का सफाया कर दो। बॉस विक्रम के खिलाफ खड़े होने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? क्या उन्होंने ये भी जांचा कि वे काफी ताकतवर है या नहीं? चेतन ने अपने घुड़सवार भाले को मजबूती से पकड़ा और उत्तर पश्चिम सैन्य मार्शल आर्ट्स के कई मार्शल आर्टिस्टों का नेतृत्व करते हुए पीछे हटते हुए लड़ाई लड़ी। वे 2 साल से स्टार फ्रूट के पेड़ पर थे। कभी शक्तिशाली रही नॉर्थ वेस्ट मिलिट्री मार्शल आर्ट्स की टुकड़ी, जिसमें लगभग 20 सदस्य थे, अब घटकर इन 5 तक सीमित रह गई थी। बीहाइव में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नॉर्थ वेस्ट मिलिट्री मार्शल आर्ट्स ने एक के बाद एक कई चुनौतियों का सामना किया। कुछ खुले युद्ध में मारे गए, कुछ घात लगाकर मारे गए और कुछ भयानक उत्परिवर्ती ततैया के शिकार हो गए। नॉर्थ वेस्ट मिलिट्री मार्शल आर्ट्स अब कोई ताकत नहीं रह गई थी। अपने साथियों के अलावा बाद के 2 वर्षों में कोई भी प्रतिभाशाली छात्र पैदा नहीं हुआ था और वे छात्र भी उनके प्रति वफादार नहीं थे। बीहाइव में पद के लिए विक्रम से मुकाबला हारने के बाद चेतन को पता था कि अब सब खत्म हो गया है। जो उसके पीछे आएगा। उसने तुरंत अपने आदमियों को साथ लेकर चींटी के घोंसले पर किसी तरह बच निकलने की उम्मीद में बाहर निकल गया। लेकिन झो के शिकारी फिर भी उन तक पहुंच गए। वे सभी लड़ते हुए ट्री हार्ट लेक तक पहुंचे। हर आदमी खून से लथपथ था। जब एक और भाई उसके बगल में गिर पड़ा तो चेतन लगभग हार मानने ही वाला था। चाहे वो कितनी भी अच्छी तरह से लड़े, वो अकेले कब तक टिक सकता था? बड़े भाई वीर, बदला लो! उत्तर पश्चिमी सैन्य मार्शल आर्ट के एक अन्य उच्च स्तरीय युद्ध जनरल के चेतन के पास गिर पड़ने से एक चीख ने वाक्य को अधूरा छोड़ दिया। चेतन ने अपने लंबे भाले को घुमाया, जिससे 2 मार्शल आर्टिस्ट पीछे हट गए और एक की मौत हो गई। लेकिन उसके शरीर पर एक और घाव हो गया। एक मार्शल आर्टिस्ट ने पीछे से झपट्टा मारा और अपनी लंबी तलवार से चेतन की गर्दन पर सीधा वार किया। सावधान रहो, बड़े भाई वीर! उत्तर पश्चिम के एक अन्य मार्शल आर्टिस्ट ने खुद को युद्ध में झोंक दिया। चेतन के लिए बनी तलवार को अपने ऊपर ले लिया और खून से लथपथ धरती पर गिर पड़ा। चेतन की आंखें लगभग लाल हो गई थी। वहां केवल वही और सुभाष बचे थे। सुई उस समय प्राथमिक समूह में दूसरे स्थान पर था। हालांकि वो लक्ष्य से हार गया था, लेकिन 2 साल के कठोर प्रशिक्षण ने उसे शिखर के 8वें स्तर तक पहुंचा दिया था। फिर भी यहां 8वें स्तर का शिखर कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि लगभग सभी 9वें स्तर पर थे। दर्जनों घावों से लथपथ सुभाष का अंत होता दिख रहा था। बड़े भाई वीर, अकेले भागने का कोई रास्ता ढूंढो, मैं उन्हें संभालूंगा। नहीं, हम दोनों ही बचे हैं। अगर हमें जाना है तो हम साथ ही जाएंगे। बातें करना बंद करो। मैं अब और चल नहीं सकता। जाओ, बड़े भाई वीर! सुभाष उमड़ती हुई भीड़ में घुस गया। खून की बौछार हुई, एक पल की क्रूरता दिखी और वो गिर पड़ा। अपने साहस के लिए उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। चेतन तेजी से भाग निकला, लेकिन घावों से उसका सारा खून बह गया और उसकी ताकत खत्म हो गई। वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। कुछ मिनट बाद ट्री हार्ट झील के किनारे पहुंचते ही वो फिर से घिर गया। हाथ में लंबी तलवार लिए अग्रणी मार्शल आर्टिस्ट हंसते हुए आगे बढ़ा। चेतन, भागती रहो! उत्तर पश्चिम युद्ध देवता, भाड़ में जाओ! उसने जोर से थूका और आगे बोला। स्टार फ्रूट के पेड़ के अंदर न कोई नेक है और न कोई बुरा।
सब कुछ बस जीवित रहने के बारे में है। बाहर तुम्हारी प्रतिष्ठा का यहां कोई महत्व नहीं। बलवान ही जीवित रहते हैं। तुमने बड़ों को चुनौती दी है, इसलिए हार का सामना करने का साहस रखो। चेतन अपने भाले पर झुककर मुंह से खून पोंछते हुए बोला, मासूम बनने का नाटक मत करो। विक्रम ने मधुमक्खी के छत्ते को काफी समय तक अपने कब्जे में रखा है। हर बार जब हम अपनी जान जोखिम में डालकर तारा क्रिस्टल इकट्ठा करते हैं, तो तुम उसका 30% हिस्सा हड़प लेते हो। वो तारा क्रिस्टल कहा जाता है। हम अपनी मेहनत से लूटे गए खजाने के लिए खून बहाते हैं, तो उसे तुम्हें मुफ्त में क्यों दे? हाँ, क्यों? मैं बताता हूं। ताकत। जब उत्तर पश्चिमी सैन्य मार्शल आर्ट्स एकजुट थे, तब तुम हमसे लड़ सकते थे, लेकिन 2 साल बाद तुम सब मर चुके हो। कुछ मुट्ठी भर बदबूदार मछलियां बची हैं, जो बिग ब्रदर झो की पहली टुकड़ी को चुनौती देने की हिम्मत कर रही हैं। अगर तुम नहीं, तो हारने का हकदार कौन है? चेतन गुस्से से बोली, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। कई चुनौती देने वाले तो मधुमक्खी के छत्ते से भी नहीं थे। वे कहां से आए? तुम नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। नियम? नियम तो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, तोड़ने के लिए ही। मैं तुमसे साफ साफ कहता हूं, वे लोग स्काई डोम से आए थे, बिग ब्रदर झो के दोस्त। खास तौर पर तुम जैसे उपद्रवियों को कुचलने के लिए भेजे गए थे। पसंद नहीं आया? अपील करने की कोई जगह नहीं है। मैं सहयोगी ढूंढ लूंगा। हमारे इस साल में कई विशेषज्ञ थे। जब मैं उनसे संपर्क कर लूंगा, तो वापस आकर उन्हें फिर से चुनौती दूंगा। सपने देखते रहो। तुम्हारा बैच कक्षा 497 है ना? सबसे ताकतवर मीना स्काई डोम में है। कहते हैं उसकी शादी होने वाली है। वो लिटिल ओवरलॉर्ड की होने वाली दुल्हन है। क्या तुम उसे यहां बुला सकते हो? और वहां दानिश भी है, तुम्हारे ही साल का, बीहाइव में, काफी ताकतवर है। लेकिन मुझे यकीन है कि वो भी मदद नहीं करेगा। हाँ हाँ, मैं चींटियों के घोंसले तक जा सकता हूं। मुझे पता है कि लक्ष्य और गोपाल वहां है। मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। भूल जाओ, चेतन। खुद को धोखा देना बंद करो। बात यहां तक आ गई है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब भी तुम्हें एंट नेस्ट तक पहुंचने का मौका मिलेगा? और खबर है कि लक्ष्य और गोपाल वहां बहुत अच्छे से रह रहे हैं। वे तुम्हारी मदद क्यों करेंगे? सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों सहपाठी थे? मुझे हंसी आ रही है। जब मार्शल आर्टिस्ट ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया, तो उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। समय समाप्त। अब मैं आपको विदा करता हूं। वो वार करने ही वाला था कि तभी एक अन्य मार्शल आर्टिस्ट ने अचानक चिल्लाकर पूछा, ये क्या है? वो चीख इतनी घबराहट भरी थी कि सब लोग जम गए और उस दिशा की ओर मुड़ गए जिधर उसने इशारा किया था। ट्री हार्ट झील की सतह पर एक विशाल काला बादल भयानक गति से आगे बढ़ रहा था और पानी में लहरों की एक खाई बना रहा था। दूर से देखने पर यह बेहद भयावह लग रहा था। ये क्या है? मार्शल आर्टिस्ट घूरता रहा, लेकिन जैसे ही काला बादल करीब आया, उसने दिल दहला देने वाली चीख निकाली, ये एक स्काई सिक्स वॉर्ड है। हे भगवान! इतने सारे कीड़े मकोड़े! हटो, सब लोग हटो। मार्शल आर्टिस्ट सभी दिशाओं में बिखर गए, यहां तक कि चेतन को भी छोड़ दिया। चेतन भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर पाई और जल्दी से एक तरफ हट गई। वो काला पिंड बड़ा होता गया और जल्द ही तट से टकरा गया। 1000 से भी अधिक कीड़ों का एक घना झुंड गर्जना करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। रास्ते में कई मृत कीड़े इधर उधर उछले। कुछ किनारे पर गिरे तो कुछ झील में जा गिरे। आसपास मौजूद मार्शल आर्टिस्ट बहुत करीब थे। फिर भी हमला करने के बजाय कीड़े अपने ही झुंड के चारों ओर चक्कर लगाते हुए हर जगह से घुसने की कोशिश कर रहे थे। घने झुंड के बीच से केंद्र में सुनहरी रोशनी की हल्की हल्की चमक देखी जा सकती थी। क्या अंदर कोई हो सकता है? ऐसा ही लगता है। कीड़े किसी चीज को घेर रहे हैं। वो सुनहरी चमक उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया हो सकती है। अविश्वसनीय! इतने लोगों के सामने कौन टिक सकता है? निश्चित रूप से ये हमारे समूह का कोई सदस्य नहीं है। हमारे विशेषज्ञ यहां नहीं है। अवश्य ही
ये आकाशमंडल का कोई शक्तिशाली व्यक्ति होगा। जैसे जैसे सब लोग बातें करते रहे, कीड़ों का गोला स्पष्ट रूप से सिकुड़ता गया। दर्जनों मीटर व्यास वाले एक गोले से ये सिकुड़कर 20 मीटर, फिर 10 मीटर का हो गया और लोग धीरे धीरे इसके अंदर देख पाने लगे। काले खून से लथपथ एक आकृति अनगिनत सुनहरी किरणें बिखेर रही थी। उसके हाथ के हर इशारे के साथ कई कीड़े नीचे की ओर चक्कर लगाते हुए गिर रहे थे। उसके हाथ में मौजूद लंबा भाला बिजली की तरह वार कर रहा था, एक के बाद एक कीड़े को मार रहा था। उसकी ताकत भयानक थी। कीड़ों की संख्या बहुत अधिक होने के बावजूद वे लगातार हो रहे नरसंहार को सहन नहीं कर सके। सैकड़ों से घटकर उनकी संख्या 100 रह गई, फिर घटकर केवल 1 दर्जन ही रह गई। लेकिन वो व्यक्ति और भी उग्र हो गया। वो उछलकर खड़ा हुआ, एक ढाल पर पैर रखा और एक घेरे में घूमने लगा। उसका भाला दिव्य फूलों की तरह खिल उठा। पफ, कीड़ों के शव नीचे गिरने लगे और एक ऊंचे ढेर में तब्दील हो गए। मैं ये क्या देख रहा हूं? क्या वो अभी भी एक युद्ध जनरल है? एक उन्नत, असाधारण, नजदीकी लड़ाई कौशल वाला एक मानसिक रोगी, निश्चित रूप से स्वर्ग के अद्वितीय लोगों में से एक। पता नहीं कौन है। वो सिर से पैर तक काले खून से सना हुआ है। चेतन ने उस अंधेरे आकृति को घूरकर देखा। उसकी आंखों में परिचितता की एक झलक दिखाई दी। कीड़े मकोड़े खत्म करने के बाद उस आदमी ने दर्शकों की अनदेखी की, झील की ओर चला गया और अपने शरीर से खून धोने लगा। उसने अपने बाहरी वस्त्र एक तरफ फेंक दिए, जिससे उसका दुबला-पतला, शक्तिशाली धड़ दिखाई दिया। फिर उसने अपनी पैंट भी उतार दी, जिससे उसके लंबे, मांसल पैर दिखाई दिए। एक मार्शल आर्टिस्ट ने हैरानी से कहा, शानदार कदकाठी। उसके एक साथी की घूरती हुई नजर ने उसे चुप करा दिया। उसने जरा भी शर्मिंदगी नहीं दिखाई और अपने अंतर्वस्त्र तक उतार दिए और सबके सामने स्नान किया। उस पर एक नजर डालते हुए, फिर अपनी ही कमर की ओर देखते हुए अन्य मार्शल आर्टिस्ट शर्म से लाल हो गए। उसके विशाल आकार की तुलना में उनकी अपनी मर्दांगी इतनी दयनीय लग रही थी कि वे इसे फिर कभी दिखाना नहीं चाहते थे। फिर भी सभी उसकी शक्ति से चकित थे। किसी ने भी चेतन को टोकने या उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, इस उम्मीद में कि वो भयानक व्यक्ति अपना काम खत्म करके चला जाएगा। उसने एक क्लींजर की थैली भी निकाली और अपने बालों से खून साफ करने लगा, जबकि आसपास खड़े लोग बेचैनी से इधर-उधर देख रहे थे। शायद इसलिए कि उसने इतने सारे कीड़ों को मार डाला था। सैकड़ों मीटर तक का इलाका खाली रहा। कोई भी उसके पास नहीं आया, जिससे उसे शांति से नहाने का मौका मिला। नए हरे वस्त्र धारण करने के बाद उसने अपने बाल संवारे, जूते पहने, जमीन से चमकीला चांदी का भाला उठाया, चेतन की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए अपने सुंदर चेहरे को प्रकट किया। उत्तर पश्चिम युद्ध देवता बहुत दिनों बाद मिले। चेतन को हमेशा से ये व्यक्ति जाना पहचाना सा लगता था, लेकिन चूंकि वो एक बार मुड़कर वापस सीधा हो गया था, इसलिए चेतन निश्चित नहीं हो पा रही थी। अब जब उसने उसे दोबारा मुड़ते देखा तो चेतन दंग रह गई। क्या तुम लक्ष्य हो? मैं इकलौता ही हूं। क्यों? 2 साल बाद भी मुझे पहचान नहीं पाए? हे भगवान, ये कैसे? ये कैसे? ये तो कमाल है। चेतन ने उत्साह से भरे भाव दिखाए। जीवन मरण के क्षण में किसी परिचित से मिलना आखिरकार उसे आशा की किरण दिखा गया। लक्ष्य हंसते हुए बोला, 2 साल में तुम्हारी प्रगति मामूली नहीं रही है। क्या तुमने अपनी कोर एनर्जी को संकुचित किया है? चेतन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने इसे दुगुना संकुचित कर दिया है। अगर हाइव में भारी शोषण न होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसे तिगुना संकुचित कर सकती थी। लेकिन फिर भी तुम्हारी प्रगति के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। जब मैंने प्रवेश किया था तब मैं 9वें स्तर का युद्ध सेनापति था, जबकि तुम उस समय केवल 3रे स्तर के युद्ध सेनापति थे। अब तुम 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुके हो और तुम्हारी ये शक्ति वाकई चौंकाने वाली है। तुमने प्रशिक्षण कैसे लिया? चेतन को अब भी ये अविश्वसनीय लग रहा था। लक्ष्य ने हाथ हिलाते हुए कहा,
हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अपने चमकीले चांदी के भाले को हिलाते हुए लक्ष्य ने चेतन का पीछा कर रहे मार्शल आर्टिस्टों की ओर इशारा करते हुए कहा, बाकी सब यहां से तुरंत चले जाओ। चेतन मेरी सहपाठी और मेरी दोस्त है। अगर किसी ने भी दोबारा हिलने की हिम्मत की तो उन कीड़ों का यही हाल होगा। जब अन्य मार्शल आर्टिस्टों ने लक्ष्य को अपना भाला उठाते देखा तो वे भय से कुछ कदम पीछे हट गए। पिछले कुछ वर्षों में लक्ष्य तारा फल के वृक्ष के भीतर चींटी के घोंसले के शैतान राजा के रूप में धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गया था। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने उसके बारे में न सुना हो। प्रमुख मार्शल आर्टिस्ट ने इधर उधर देखा, फिर बनावटी बहादुरी दिखाते हुए कहा, लक्ष्य, ये हाइव का आंतरिक मामला है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप दूसरों के मामलों में दखल न दें। हालांकि आप शक्तिशाली हैं, लेकिन हमारे बॉस विक्रम से भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अगर तुम अभी यहां से नहीं हटे तो मैं हमला करूंगा। लक्ष्य ने अपने लंबे भाले को हिलाया, जिससे कई भाले के आकार के फूल निकले। उसने उससे शब्दों का समय बर्बाद नहीं किया और सीधे बल प्रयोग की धमकी दी। मार्शल आर्टिस्ट ने तुरंत आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। चेतन से निपटना ही मुश्किल था। अगर लक्ष्य भी इसमें शामिल हो जाए तो हो सकता है कि वे सभी हमेशा के लिए यही रह जाएं। पीछे हटो। लक्ष्य, हाइव के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए बॉस विक्रम इस मामले को चैन से नहीं बैठने देगा। उसने जाते हुए चिल्लाया, द हाइव, मैं बहुत जल्द वहां जाऊंगा। उन लोगों को जाते देख लक्ष्य ने अंततः चेतन से संपर्क किया। लक्ष्य को महज कुछ शब्दों से अन्य मार्शल आर्टिस्टों को डराते हुए देखकर चेतन को आखिरकार राहत का एहसास हुआ और बैठते समय उसके पैर कांपने लगे। यहां मत रुको, चलो कोई सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। लक्ष्य ने चेतन का सहारा लिया और वे दोनों घने जंगल में चले गए। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्हें एक बहुत ही अच्छी तरह से छिपा हुआ पेड़ का खोखला हिस्सा मिल गया और लक्ष्य चेतन को उसके अंदर ले गया। चेतन पेड़ के खोखले तने की भीतरी दीवार से टेक लगाकर हांफते हुए बोली, लक्ष्य, तुम यहां क्यों आए? क्या तुम चींटियों के घोंसले पर नहीं थे? हां, सही है, लेकिन वो जगह अब मेरी साधना के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए मैं हाइव में आना चाहता था। हाइव में भी जीवित रहना आसान नहीं है, मुझे देखकर ही पता चल जाता है। एक मजबूत टीम के बिना यहां जीवित रहने की कोई उम्मीद नहीं है। चेतन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में गोपाल और किंग शाह आ रहे हैं, तब हम उनसे मिल जाएंगे। लक्ष्य की बातें सुनकर चेतन का मनोबल तुरंत बढ़ गया। अगर ऐसा है तो मुझे हाइव में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास मिलेगा। अभी किसी बात की चिंता मत करो, अपनी चोटों से उबरने पर ध्यान दो। मैं कुछ और काम से बाहर जा रहा हूं और 2 दिन में तुम्हारे लिए वापस आ जाऊंगा। चेतन ने सहमति में सिर हिलाया। अपनी वर्तमान स्थिति में वो वास्तव में कुछ नहीं कर सकता था। उसे पहले अपने घावों को ठीक करना था। जब चेतन आराम कर रही थी और ठीक हो रही थी, तब लक्ष्य भी पेड़ के खोखले हिस्से से निकलकर छिपने के लिए एक और एकांत जगह ढूंढ ली। एक जगह मिलने के बाद लक्ष्य ने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से एक तारा क्रिस्टल निकाला। यह वही विशेष तारा क्रिस्टल था जिसे उसने ट्री हार्ट लेक में अपनी जान जोखिम में डालकर प्राप्त किया था। एक गहरा सुनहरा क्रिस्टल, तारकीय क्रिस्टल। इस तारे के आकार के क्रिस्टल को देखकर लक्ष्य ने उसे ऊपर से नीचे तक परखा, फिर उसे सूंघा। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। ये वास्तव में एक मानसिक ऊर्जा है। तारा क्रिस्टल, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, ये तो एकदम सही है। मैं तो बस अपनी मानसिक ऊर्जा को लेकर परेशान था कि कहीं मैं डार्क गोल्ड तक न पहुंच पाऊं, और तभी ये चीज मुझे मिल गई। इसके साथ मेरी मानसिक ऊर्जा बैटल जनरल स्टेज में सबको हराने में जरूर सक्षम होगी। लक्ष्य ने शुरू में सोचा था कि वो पावर या स्पीड स्टार क्रिस्टल से संतुष्ट हो जाएगा। उसने ये नहीं सोचा था कि ये एक मानसिक ऊर्जा क्रिस्टल होगा। तारा क्रिस्टल, इसे अवशोषित करने के बाद ये न केवल कोर एनर्जी को संघनित कर सकता था,
बल्कि इसके भीतर मौजूद विशेष घटकों की सुगंध मन को उत्तेजित कर सकती थी, जिससे व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा का भरपूर अवशोषण और पुनर्भरण हो सकता था। ये एक ऐसा खजाना था जिसका सपना मानसिक शक्तियों के विशेषज्ञ देखते थे। लक्ष्य की वर्तमान मानसिक शक्ति स्वर्ण शिखर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन यही उसकी सीमा थी। यदि वो अंधकारमय स्वर्ण में प्रवेश करना चाहता, तो युद्ध देवता अवस्था तक पहुंचने से पहले ये असंभव था। हालांकि युद्ध देवता अवस्था में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था। लक्ष्य को अभी भी अपनी मूल ऊर्जा को संकुचित करना था, जो एक लंबी प्रक्रिया थी, और इसके लिए बड़ी संख्या में तारकीय क्रिस्टल की आवश्यकता होती थी। एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट को इसमें 3 से 5 साल लग जाते, जैसा कि नवे स्तर के मार्शल आर्टिस्टों के मामले से स्पष्ट है, जो लंबे समय से इस तारा फल के वृक्ष पर अपना समय बर्बाद कर रहे थे। हालांकि लक्ष्य के शरीर में एक काला तारा था, और वो अपनी इच्छानुसार तारकीय क्रिस्टल को अवशोषित कर सकता था, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत तेज नहीं हो सकती थी, इसलिए उसकी मानसिक शक्ति अल्पावधि में नहीं बढ़ेगी। केवल ये मानसिक ऊर्जा स्टेलर क्रिस्टल लक्ष्य को इस समय एक बड़ी सफलता हासिल करने में मदद कर सकता है। अपनी वर्तमान स्थिति को परिपूर्ण महसूस करते हुए लक्ष्य ने इसे अपने पेट के निचले हिस्से में स्थित अपने दांतियान के सामने रख दिया। लक्ष्य के शरीर में गहरे सुनहरे रंग की ऊर्जा की हल्की हल्की धाराएं प्रवाहित होने लगी। न केवल उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही थी, बल्कि उसकी मानसिक शक्ति भी बढ़ रही थी। हालांकि उनकी मानसिक शक्ति की वृद्धि के लिए लक्ष्य के हेरफेर की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने केवल अपनी मूल ऊर्जा को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। नौवें स्तर के शिखर युद्ध सेनापति के लिए चाहे वे कितना भी अभ्यास कर ले, बाहरी सहायता के बिना उनकी मूल ऊर्जा में और वृद्धि नहीं होती। तारा फल वृक्ष के भीतर ये बाहरी सहायता तारकीय क्रिस्टल थी। भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होने पर लक्ष्य के दांतियान में अंततः परिवर्तन आना शुरू हुआ। इसका विस्तार जारी नहीं रह रहा था, बल्कि ये सिकुड़ रहा था। यदि पहले कोर ऊर्जा का घनत्व पानी के कटोरे के समान था, तो इस तारकीय क्रिस्टल को अवशोषित करने के बाद कोर ऊर्जा का घनत्व पारे के समान हो गया। हालांकि इसकी क्षमता में कोई बदलाव नहीं हुआ था। ये अभी भी लक्ष्य के डांटेन के भीतर ही थी। इसी दौरान लक्ष्य की मानसिक शक्ति में भी बदलाव आ रहा था। तारकीय क्रिस्टल के भीतर मौजूद गहरे सुनहरे रंग की ऊर्जा लक्ष्य के मन में स्थित चेतना के मानसिक सागर में प्रवेश कर गई। उस मानसिक शक्ति में, जो पहले ही पूरी तरह से सुनहरी हो चुकी थी, धीरे धीरे गहरे सुनहरे रंग की एक झलक दिखाई देने लगी। ये मात्रा बहुत अधिक नहीं थी। चेतना के मानसिक सागर का लगभग 5% ही घेरती थी, लेकिन इसने वास्तव में लक्ष्य को डार्क गोल्ड स्तर तक पहुंचने में सक्षम बना दिया था। मानसिक विशेषज्ञ, आंतरिक ऊर्जा और मानसिक शक्ति का अवशोषण पूरे 3 घंटे तक चला। जब लक्ष्य ने अपनी आंखें खोली, तो तारा फल के पेड़ के भीतर पहले ही अंधेरा हो चुका था। अब रात हो चुकी थी। हालांकि लक्ष्य की आंखों से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जिससे वो अंधेरे में भी सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। रात में देखने की शक्ति। आखिरकार मुझे रात में देखने की क्षमता मिल गई। मैंने बहुत समय से डार्क गोल्ड स्टेज के बारे में सुना था। मानसिक शक्तियों वाले लोग अंधेरे से नहीं डरते। लगता है कि ये किंवदंतियां सच थी। अब से वातावरण कितना भी धुंधला क्यों न हो, मैं सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पाऊंगा। सबसे पहले उसने आंतरिक रूप से अपनी कोर एनर्जी का निरीक्षण किया और पाया कि उसने अंततः 9वें स्तर के युद्ध जनरल की सीमा को पार कर लिया है। शिखर, प्रथम गुना संपीड़न के क्षेत्र में प्रवेश करना। हालांकि उन्होंने अभी तक एक गुना संपीड़न पूरा नहीं किया था, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत थी। हालांकि लक्ष्य उठा नहीं, उसे अभी एक और काम करना था। अब वो डार्क गोल्ड स्टेज में था। मानसिक शक्ति विशेषज्ञ लक्ष्य एक पौराणिक कौशल का प्रदर्शन करना चाहता था। आत्मा बंधन, सोल लॉकिंग एक ऐसी कला थी
जो अंतरतारकीय अंतरिक्ष में कुछ समय से लोकप्रिय थी। इसे मेंटल शॉक का एक विकसित रूप माना जा सकता है, जहां मेंटल शॉक किसी व्यक्ति के विचारों को थोड़े समय के लिए नियंत्रित कर सकता था। वही सोल लॉकिंग अधिक उन्नत और विकसित करना अधिक कठिन था। सोल लॉकिंग किसी व्यक्ति की आत्मा को नियंत्रित कर सकती है, जिससे उसकी आत्मा की सुरक्षा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ये न केवल उन्हें आसानी से मूर्ख बना सकती है, बल्कि उन्हें उपयोगकर्ता के आदेशों का पालन करने के लिए भी बाध्य कर सकती है। हालांकि एक मानसिक विशेषज्ञ को विकसित होने के लिए आवश्यक शर्तें सोल लॉकिंग की क्षमता बहुत अधिक थी। इसका अभ्यास करने से पहले डार्क गोल्ड स्तर तक पहुंचना ही सर्वोत्तम था, और स्वयं की आत्मा का अत्यंत दृढ़ होना आवश्यक था। अन्यथा प्रतिघात लगने या प्रतिद्वंद्वी द्वारा नियंत्रित किए जाने का उच्च जोखिम था। ऐसे उदाहरण उसके पिछले जीवन में आम थे, और बाद में सोल लॉकिंग सीखने वाले कई मेंटलिस्ट इस चाल का उपयोग करने से कतराते थे, क्योंकि जोखिम बहुत अधिक था। इसलिए बाद में सोल लॉकिंग की कला को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। कोई भी मेंटलिस्ट इसका इस्तेमाल करने को तैयार नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसका महत्व कम हो गया। इसका कारण यह था कि आपको कभी पता नहीं चलता था कि आपके प्रतिद्वंदी की आत्मा की शक्ति आपकी शक्ति से अधिक हो गई है या नहीं। एक बार असफल होने पर दूसरा मौका नहीं मिलता था। यह हुनर इतना बेकार था कि लक्ष्य इसे खरीदकर सीख पाया था। बेशक उस समय इसका परिणाम भी बेकार ही रहा था, लेकिन ये जीवन अलग था। इस जीवन में उनकी आत्मशक्ति प्रबल थी, और उन्हें पूरा विश्वास था कि शायद ही किसी की आत्मशक्ति उनसे अधिक होगी। इसलिए उन्होंने बहुत पहले से साधना शुरू कर दी थी। आत्मा अवरोधन केंद्रीय शाखा पर उसकी आंखों में कभी कभार चमकने वाला आत्मा को भेदने वाला प्रकाश आत्मा अवरोधन के अभ्यास का परिणाम था। ये वही कौशल था जिसका उपयोग वो भाई गगन और अन्य युद्ध जनरलों के खिलाफ करने की योजना बना रहा था, जिन्होंने अपनी मूल ऊर्जा को संकुचित कर लिया था। बस दिक्कत यह थी कि उसकी मानसिक ऊर्जा इसे पूरी तरह से अंजाम देने के लिए हमेशा से कुछ हद तक अपर्याप्त रही थी। सोल लॉकिंग करने के लिए पहली आवश्यकता यह थी कि मानसिक ऊर्जा डार्क गोल्ड स्तर तक पहुंच जाए। अब लक्ष्य ने अंततः सभी पूर्वापेक्षाएं पूरी कर ली है। लक्ष्य को सोल लॉकिंग के सारे चरण मुंह ज़बानी याद थे। कुछ बार अभ्यास करने के बाद उसे मूल प्रक्रिया पूरी तरह समझ आ गई। बस उसे एक ऐसे लक्ष्य की कमी थी जिस पर वो इसका प्रयोग कर सके। समय देखकर पता चला कि लगभग आधी रात हो चुकी थी। लक्ष्य पेड़ के खोखले तने से बाहर निकला। घोर अंधेरे का अब उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। लक्ष्य ने अपनी ढाल पर कदम रखा और तेजी से हवा में उड़ गया। प्रकाश की लकीरें छोड़ते हुए वो चींटियों के घोंसले की ओर वापस चल पड़ा। दिन के दौरान भाई गगन एक बड़ी मुसीबत से बाल बाल बच गए थे। लक्ष्य इस बार उन्हें दूसरा मौका बिल्कुल नहीं देगा। रात का समय मार्शल आर्टिस्टों के लिए वर्जित क्षेत्र था। इस समय कोई भी बाहर नहीं निकलता था। लक्ष्य तेजी से उड़ा, जिससे कई कीड़े उसकी गति का मुकाबला नहीं कर पाए। परिचित रास्ते पर चलते हुए 2 घंटे से भी कम समय में लक्ष्य चींटियों के घोंसले के सामने लौट आया। चींटियों का घोंसला एकदम शांत था। वहां एक भी आवाज नहीं थी। आगे बढ़ने पर प्रवेश द्वार पर मौजूद पहला पेड़ का खोखला हिस्सा सबसे बड़ा और सबसे विशाल था। वहीं पर भाई गगन रहते थे। लक्ष्य ने एक हाथ से दरवाजा खोला, चुपचाप अंदर चला गया और फिर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा धीरे से बंद हुआ। फिर भी हल्की सी क्लिक की आवाज आई। अंधेरा भी लक्ष्य की दृष्टि को बाधित नहीं कर सका। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि भाई गगन बिस्तर पर उठ बैठा और भौंकते हुए बोला, वहां कौन है? लक्ष्य ने हाथ उठाकर भाई गगन की वृक्ष गुफा में तेल का दीपक जलाया और फिर धीरे से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। ये मैं हूं। लक्ष्य, भाई गगन ने कहना शुरू किया। फिर पूछा, तुम इस बार यहां किस लिए आए हो? 2 साल पहले का हिसाब चुकता करने के लिए।
अनजान होने का नाटक मत करो। नासमझ बनने से काम नहीं चलेगा। जय ने मुझे सब कुछ बता दिया है। यह सुनकर भाई गगन ने ताना मारा। लक्ष्य, मुझे पता था तुम आओगे। मैंने अंदाजा लगाया था कि तुम इतनी आसानी से इस हार को स्वीकार नहीं करोगे। 2 साल तक इसे अपने अंदर दबाए रखने के लिए तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। मुझे सच में तुमसे तभी निपट लेना चाहिए था। फिर भी तुम भोले हो। उस समय जय और मेरे बीच सिर्फ एक लेन देन हुआ था और कुछ नहीं। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। क्या तुम एक छोटी सी बात को भूल नहीं सकते? लक्ष्य और करीब आया। चूंकि मैं यहां हूं, तो क्या इससे सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता? मुझे स्काई डोम और हाइव के बारे में सब कुछ बताओ। लक्ष्य का रवैया दृढ़ था। फिर भी भाई गगन डरे नहीं। वहीं बैठे बैठे उन्होंने कहा, मैंने आज दोपहर ये बात बिल्कुल साफ कर दी। मैं स्काई डोम का आदमी हूं। यहां लोग मेरी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं और मैंने स्थिति की रिपोर्ट भी कर दी है। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम ही मुख्य संदिग्ध होगे। लक्ष्य, क्या तुम्हारी हिम्मत है? अगर कुछ हो भी जाए तो क्या होगा? लक्ष्य ने पूछा। फिर हालात अच्छे नहीं होंगे। तुम्हारी प्रेमिका को ही भुगतना पड़ सकता है। भाई गगन को लगा कि लक्ष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसी के हाथ में है। लक्ष्य ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मेरी गर्लफ्रेंड को भुगतना पड़ेगा। मुझे ये बात समझ नहीं आती। तो फिर मुझे आजमाओ। भाई गगन ने चिंता से ये शब्द कहे। लक्ष्य सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार दिख रहा था। लक्ष्य थोड़ा झुककर बोला, मैंने आज दोपहर तुमसे कहा था, चींटियों के बिल में इतने सालों तक रहने के बाद तुमने काफी खजाना जमा कर लिया है। वो सब कहाँ है? मुझे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सपने में ही देखो। क्या तुम्हें लगता है कि 9वें स्तर की शिखर शक्ति तुम्हें अजेय बना देती है? क्या तुमने कभी संपीड़ित कोर ऊर्जा के बारे में सुना है? मैं तिगुनी संपीड़ित हूं। पूरे चींटी के बिल में नंबर 1। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसे चुनौती दे रहे हो? मैं तुम्हें इस बात से चुनौती दे रहा हूं। लक्ष्य अचानक फट गया। उसके लंबे बाल ऊपर की ओर लहराए। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमकी, जिसमें गहरे सुनहरे रंग की झलक दिखाई दी, और एक भयंकर मानसिक आघात सीधे भाई गगन के दिमाग में घुस गया। सोल लॉक। भाई गगन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही असनीय दर्द ने उनकी खोपड़ी को चीर दिया। एक अजेय शक्ति ने उनकी आत्मा पर आक्रमण कर दिया। तुम लगभग गहरे सुनहरे रंग के हो गए हो। ये क्या है डॉट? दर्द हो रहा है। अपना सिर पकड़े हुए भाई गगन दर्द से करहाते हुए फर्श पर लौटने लगा और कमरे में तोड़फोड़ करने लगा। उसने उस गहरे दर्द को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन लक्ष्य ने उसे मौका नहीं दिया। गहरे सुनहरे स्तर की मानसिक ऊर्जा उमड़ पड़ी और सीधे उसकी आत्मा पर केंद्रित हो गई। शश, क्या है? अगर मुझे कुछ हो गया तो स्काई डोम तुम्हें जाने नहीं देगा। रुको, मैं चुका दूंगा। मेरे पास जितने भी सिक्के हैं। बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुम्हारा पैसा बहुत पहले ही अलग रख दिया था। मीना के खिलाफ साजिश रचने के लिए मौत तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सजा है। नहीं, मैं मर नहीं सकता। अगर मैं मर गया तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मर जाओगे। तुम बस मरे हुए के समान ही जियोगे। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, लक्ष्य ने अपनी मानसिक ऊर्जा को तीव्र कर दिया और अंततः भाई गगन की मानसिक सुरक्षा को भेद डाला। पूरे 5 मिनट बीत गए। लक्ष्य के माथे पर पसीने की बूंदें थी, लेकिन अंततः भाई गगन का संघर्ष समाप्त हो गया। उफ, काफी मुश्किल है। पहली बार सोल लॉक का इस्तेमाल कर रहा हूं। तकनीक में अभी भी कुछ कमियां हैं। कुछ और अभ्यास करने से इतना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा हुआ कि मैंने आज सुबह जल्दबाजी नहीं की, वरना मामला बिगड़ जाता। लक्ष्य फिर से बैठ गया और लेटे हुए भाई गगन की ओर देखा। उठो, मैं जो भी पूछूंगा उसका जवाब दोगे। भाई गगन उठे, लक्ष्य की ओर एक नजर डाली, फिर आज्ञाकारिता में अपना सिर झुका लिया। उसका मन तो अपरिवर्तित था, फिर भी वो लक्ष्य के सवालों का जवाब बिना किसी संकोच के देता था।
लक्ष्य की आध्यात्मिक छाप अब उसकी आत्मा पर अंकित हो गई थी। जब तक लक्ष्य इसे हटा नहीं देता, वो जीवन भर एक कठपुतली बना रहेगा, कभी भी प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं होगा। जब संत मीना को आकाश गुंबद में ले जाया गया, तो वो पहले तो हताश हो गई, कई बार भागने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी वरिष्ठ बहन उसे वापस खींच लाती थी। बाद में जब छोटे अधिपति को उससे लगाव हो गया, तो उसके पास जीवित रहने के लिए अपनी वरिष्ठ बहन पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। छोटा अधिपति शक्तिशाली है। खबर है कि उसने अपनी मूल ऊर्जा को 8 गुना तक संपीड़ित कर लिया है। स्काई डोम में संपीड़ित मूल ऊर्जा वाले युद्ध सेनापति हर जगह मौजूद है। लोग कहते हैं कि उसने स्काई डोम के अंदर बहुत मेहनत की है, हमेशा स्टेलर क्रिस्टल अर्जित किए हैं। 1 साल पहले उसने कोर एनर्जी को संपीड़ित करना शुरू किया। उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। लक्ष्य, तुम्हें जल्दी करनी होगी। जहां तक मुझे पता है, छोटे अधिपति युए फेंग मीना से शादी करने की योजना बना रहे हैं। अभी तो उनकी बहन ही उन्हें रोक रही है, लेकिन वो बड़ी बहन तारा फल के पेड़ के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगी, शायद पूरे 1 साल भी नहीं। एक बार जब वो चली गई, तो राजेश को कोई नहीं रोक पाएगा। जब भाई गगन बोल रहे थे, लक्ष्य उन्हें सुन रहा था। हर शब्द के साथ उसे दर्द का एक गहरा झटका लग रहा था। इन 2 वर्षों में मीना के लिए उसकी तड़प कभी कम नहीं हुई थी। बस उसने इसे कभी दूसरों के सामने जाहिर नहीं किया था। अपनी संपत्ति सौंप दो। लक्ष्य ने एक और आदेश जारी किया। भाई गगन ने आज्ञाकारी भाव से लक्ष्य को एक अंतरिक्ष वलय सौंप दिया। उसने पहले मार्च पत्थरों का इस्तेमाल किया था, लेकिन पिछले 2 वर्षों में कई प्रशिक्षुओं ने अंतरिक्ष वलय का उपयोग करना शुरू कर दिया था, और चींटी के घोंसले को लूटने के बाद उसने भी स्वाभाविक रूप से एक अंतरिक्ष वलय प्राप्त कर लिया था। लक्ष्य ने अंगूठी खोली और तुरंत प्रसन्न हो गया। अंदर कई बैंक कार्ड थे, जिनमें से प्रत्येक पर पासवर्ड साफ साफ लिखा हुआ था। अन्य मार्शल आर्टिस्टों ने उन्हें ये कार्ड दिए थे। उसने जाने के बाद इनका इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ये लक्ष्य के हाथ लग गए थे। टारगेट के पास सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी थी, वो थी नकदी। पूछे जाने पर भाई गगन ने कहा कि उनके पास लगभग 30 अरब की संपत्ति थी। दिव्य सेनापति प्रशिक्षण शिविर में पहुंचने वाला कोई भी उच्च स्तरीय युद्ध सेनापति धनवान होता था, और भाई गगन ने भी खूब लाभ कमाया था। जय ने अकेले ही 20 अरब से अधिक का योगदान दिया था, कुल रकम का अधिकांश हिस्सा। अंततः ये रकम लक्ष्य के पास पहुंची। इसे कर्मफल ही कह लीजिए। कार्डों के अलावा हथियार, युद्ध सामग्री, यहां तक कि डार्क एनर्जी स्टोन भी थे, जिनकी कीमत 5 अरब से अधिक थी। पूरे 1 घंटे बाद ही लक्ष्य ने भाई गगन के कमरे को छोड़ा। भाई गगन अब भी देखने और व्यवहार करने में बिल्कुल सामान्य लग रहा था। जब तक कोई डार्क गोल्ड स्तर का मानसिक विशेषज्ञ बारीकी से जांच न करे, तब तक किसी को भी कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आएगी। लक्ष्य ने वो सब कुछ सीख लिया था जो वो चाहता था, और अपने निर्देश दे दिए थे। मीनाक्षी और सनी चींटी के घोंसले में रह सकते हैं, और भाई गगन द्वारा प्रतिदिन एकत्र किए गए तारा क्रिस्टल को आपस में साझा कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने स्वयं उन तारा क्रिस्टलों को अवशोषित कर लिया। फिर भी उसका क्षेत्र धीरे धीरे विकसित हुआ। उसने कभी भी जीवन मरण की चुनौतियों का सामना नहीं किया, और वो बहुत शक्तिशाली नहीं था, जिसके कारण लक्ष्य ने उसे आसानी से वश में कर लिया। लूट से संतुष्ट होकर लक्ष्य ने 30 अरब से अधिक की रकम जमा की, साथ ही अपने 10 अरब भी, जो उसके माता पिता को आवश्यक जीवन शक्ति बढ़ाने वाली दवा खरीदने के लिए लगभग पर्याप्त थे। भाई गगन का मामला सुलझने के बाद लक्ष्य एक बार फिर चींटियों के घोंसले से निकल गया। रात के आकाश के नीचे वो धीरे धीरे चलता रहा, यहां तक कि अपनी नवविकसित मानसिक शक्ति को स्थिर करने के लिए 2 दिनों तक रुका भी। तीसरे दिन वो चेतन के पेड़ के खोखले तने में लौट आया। 3 दिन के आराम के बाद चेतन की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थी। केवल सतही घाव थे, उनके लिए कुछ भी नहीं। वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था।
जाने से डर रहा था और लक्ष्य को देखकर उसने राहत की सांस ली। लक्ष्य, तुम आखिरकार वापस आ गए। जरा देर हो जाती तो मैं तुम्हें ढूंढने चींटियों के घोंसले तक चला जाता। कुछ काम आ गया था और इससे आपको ठीक होने का समय मिल गया। हाइव के लिए मुझे उत्तर पश्चिम युद्ध देवता का पूर्ण स्वास्थ्य चाहिए। चेतन ने अपनी छाती पीटते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ और जल्द ही गोपाल के शामिल होने से मैं उन घमंडी हाइव चूहों को सबक सिखाऊंगा। और तब चेतन ने पलकें झपकाई। फिर क्या? उनसे निपटने के बाद चेतन ने एक पल सोचा, तो फिर हम साधना करेंगे, मूल ऊर्जा को संकुचित करेंगे और युद्ध देवता के स्तर तक पहुंचेंगे ताकि हम यहां से जा सकें। लक्ष्य मुस्कुराया। तारा फल वृक्ष में मौजूद हर मार्शल आर्टिस्ट को लगता है कि तारा क्रिस्टल पर लगाया गया शुल्क अनुचित है। बिल्कुल, हाइव और एंट नेस्ट दोनों ही क्रिस्टल इकट्ठा करते हैं और वे सभी स्काई डोम के लोग हैं। पूरा तारा फल का पेड़ उनके नियंत्रण में है, कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता। लक्ष्य की नजर चेतन से मिली। चूंकि सभी को यह नापसंद है, तो चलो स्काई डोम को उखाड़ फेंके और पेड़ को कड़ी टक्कर दें। आपका क्या कहना है? लक्ष्य के इन चौंकाने वाले शब्दों को सुनकर चेतन का मुंह खुला और बंद हुआ, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने हाइव के कुछ बड़े अधिकारियों से लड़ने की हिम्मत केवल इसलिए की थी क्योंकि उत्पीड़न ने उसे हद से ज्यादा परेशान कर दिया था। उसने कभी हाइव को ही उखाड़ फेंकने का सपना नहीं देखा था और नहीं कभी सोचा था कि यह संभव है। लेकिन अब लक्ष्य ने स्काई डोम को उखाड़ फेंकने का प्रस्ताव रखा। यहां तक कि प्रसिद्ध उत्तर पश्चिम युद्ध देवता भी इतने स्तब्ध रह गए कि कुछ बोल नहीं पाए। स्काई डोम सदियों से तारा फल के वृक्ष पर शासन करता आ रहा था। उसकी सेना में ऐसे योद्धा भरे पड़े थे जिन्होंने कोर एनर्जी को संपीड़ित किया था। आखिर कोई उसे कैसे गिरा सकता था? लक्ष्य मुस्कुराया। अगर उत्तर पश्चिम के युद्ध देवता में हिम्मत नहीं है, तो हम यही अलग हो जाते हैं। मैं ये अकेले कर सकता हूं। इतना कहकर वो मुड़ा और पेड़ के खोखले तने से बाहर निकल गया। हवा ने उसके वस्त्रों को उड़ाया, जिससे वो एक ऐसे नायक की तरह प्रतीत हुआ जो अपनी अंतिम लड़ाई के लिए जा रहा हो। चेतन का चेहरा लाल हो गया, खून सिर में दौड़ गया और उसके मुंह से शब्द फूट पड़े। ठीक है लक्ष्य, तुम्हारे जैसे साहस को देखकर मैं शर्मिंदा भी हूं और विस्मय में भी। आज से तुम मेरे आदर्श हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। चेतन की बातें सुनकर लक्ष्य वही रुक गया और उसे अपने पास बुलाया। मैं खुद को आदर्श नहीं मानता, आइए हम सब मिलकर कड़ी मेहनत करें। चेतन मुस्कुराया और लक्ष्य के बगल में चलने के लिए अपनी गति तेज कर दी। वो दृढ़ धीरजी और निर्भीक व्यक्ति थे, स्पष्टवादी और सीधे साधे थे, और वे सबसे बढ़कर साहसी लोगों की प्रशंसा करते थे। लक्ष्य की अभूतपूर्व योजना ने उनका तत्काल सम्मान अर्जित कर लिया था। जिंदगी मौत की परवाह नहीं, पहले ये काम निपटाते हैं। चेतन के गंभीर चेहरे पर मुस्कान देखकर लक्ष्य बेहद खुश हुआ। गोपाल और किंगशा का टीम में होना ही सब कुछ नहीं था। एक टीम को कम से कम 3 या 4 मजबूत खिलाड़ियों की जरूरत होती है, और चेतन उस टीम की आखिरी कड़ी के रूप में एकदम सही थी। जहां तक आकाश को उखाड़ फेंकने की बात है, इसमें तो सदियां लग जाएंगी, लेकिन चेतन को झुकने पर मजबूर करने का और क्या तरीका हो सकता है? दोनों ने तेजी से काम किया। आधे दिन बाद आखिरकार लक्ष्य को पौराणिक हनीकॉम्ब दिखाई दिया। घने जंगल को पार करने के बाद नजारा दूर दूर तक फैल गया। आगे एक लंबा तना पड़ा था, जिसके मध्य में एक विशाल मिट्टी का टीला बना हुआ था। पतली पतली शाखाएं टीले पर घनी तरह से लिपटी हुई थी और अनगिनत कलियां खिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। तारा क्रिस्टल प्रकट होने से पहले की कलियों के विपरीत इनमें तारा क्रिस्टल मौजूद थे। फिर भी किसी कारणवश फूलों ने क्रिस्टल को फिर से लपेट लिया था। पहली नजर में ही टीले पर 1000 से अधिक फूल खिले हुए थे, शायद कई हजार। पंखुड़ियों से ढके तारे के आकार के क्रिस्टल किसी बच्चे के हाथ में रंगीन लालटेन की तरह दिखते थे, प्यारे और धुंधले।
टीले से लगभग 100 मीटर ऊपर एक विशाल शाखा से एक बड़ा मधुकोश लटका हुआ था। लक्ष्य के दृष्टिकोण से कंघी लगभग धुंधली सी दिखाई दे रही थी। अनगिनत गहरे आकार उसके चारों ओर नाच रहे थे, इतने घने कि वे प्रकाश को अपवर्तित कर रहे थे, जिससे हवा एक अजीब बहुरंगी झिलमिलाहट में बदल रही थी। उत्परिवर्तित मधुमक्खियां, ततैया, बर छोटे विमानों की तरह भिन भिनाते हुए कभी भी मधुकोश से दूर नहीं भटकते थे। टीले के दोनों ओर पेड़ के तने के साथ साथ मार्शल आर्टिस्ट कुछ दूरी पर प्रतीक्षा कर रहे थे। क्योंकि टीला पेड़ के तने के बीचों बीच स्थित था, इसलिए उस तक केवल दोनों सिरों से ही पहुंचा जा सकता था। बाकी सभी जगह खुली हवा थी, इसलिए फल तोड़ने के लिए सबसे अच्छी जगह पूर्व और पश्चिम दिशा में थी। प्रत्येक दिशा में कतारों की तरह 5 पंक्तियां थी। पंक्तियों के बीच 20 मीटर की दूरी थी। 100 मीटर से आगे कोई जगह नहीं बची थी। चेतन ने समझाया, देखो, ये जगह चींटी की गुफा से अलग है। हर तारा क्रिस्टल इस टीले पर केंद्रित है। ये क्रिस्टल पंखुड़ियों में क्यों लिपटे हुए हैं? क्रिस्टलीकरण के बाद क्या फूल नहीं खिलने चाहिए? लक्ष्य ने पूछा। यही मुख्य अंतर है। फूल खिलने के बाद भी उत्परिवर्तित मधुमक्खियां अमृत इकट्ठा करती रहती है। क्रिस्टल अधिक ऊर्जा अवशोषित नहीं कर सकते, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अपने पुंकेसर की रक्षा करते हैं। जैसे ही मधुमक्खियां अमृत इकट्ठा करना शुरू करती हैं, फूल फिर से बंद होना सीख जाते हैं। तो जब पंखुड़ियां बंद हों तो हम उन्हें कैसे चुनेंगे? चेतन ने ऊपर मौजूद विशाल छत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, हम फूलों के रस के टपकने का इंतजार करते हैं। क्या वहां से अमृत टपकता है? क्या उस छत्ते में शहद है? लक्ष्य ने ऊपर देखा। एक अर्थ में उत्परिवर्तन के बाद मधुमक्खियों ने अमृत इकट्ठा करने की अपनी प्रवृत्ति को बरकरार रखा, लेकिन तारा फल के पेड़ के फूलों में अब असली अमृत नहीं होता। वे जो इकट्ठा करती है वो शुद्ध ऊर्जा है, जो छत्ते में संग्रहित होती है। समय के साथ ये छलक जाती है और ऊर्जा धीरे धीरे रिसने लगती है। उन्होंने छत्ते के नीचे मौजूद घने छेदों की ओर इशारा करते हुए कहा, इनमें से किसी भी छेद से ऊर्जा से भरपूर शहद टपक सकता है। जब एक बूंद किसी क्रिस्टल नुमा फूल पर गिरती है तो पंखुड़ियां उसे सोखने के लिए पूरी तरह खुल जाती है, जिससे क्रिस्टल का विकास होता है। यही हमारा शहद चुनने का सही समय है। लक्ष्य ने दुनिया के चमत्कारों से चकित होकर सिर हिलाया। यहां कुछ भी संभव था। टीले के जितना करीब जाओगे, क्रिस्टल प्राप्त करने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। बिल्कुल सही। आगे की 5 जगह सबसे अच्छी होती है। साफ दिखाई देता है, दूरी कम होती है। जब कोई क्रिस्टल दिखाई देता है तो वे सबसे पहले उस तक पहुंचते हैं। दूसरी पंक्ति दूर होती है, इसलिए वे धीमे होते हैं। तीसरी पंक्ति और उसके पीछे वालों के पास तो और भी कम मौके होते हैं। मुकाबला बहुत कड़ा होता है। जैसे ही चेतन ने बोलना शुरू किया, नीचे मौजूद मार्शल आर्टिस्ट हिल उठे। अमृत। लक्ष्य ने ऊपर देखा। कंघी के एक छोटे से छेद से एक सुनहरी बूंद बन रही थी, फूल रही थी, गिर नहीं वाली थी। उसने उसकी दिशा का अनुमान लगाया। वो टीले के पश्चिमी किनारे पर कहीं गिरेगी। पूर्वी समूह ने भी इसे देखा और आह भरी। ये दौर उनके लिए नहीं था। अंततः बूंद नीचे गिरी, गिरते समय चमकती हुई और सीधे एक प्रतीक्षारत कली पर जा गिरी। शहद से पोषित होकर फूल की कली ने तुरंत अपनी पंखुड़ियां खोल दी, लालच से शहद की ऊर्जा को अवशोषित किया, और उसी क्षण अंदर मौजूद तारा क्रिस्टल ने अपना असली रूप प्रकट किया। ग्रह क्रिस्टल। किसी ने आह भरी। जो लोग अधिकतर 9वें स्तर के युद्ध सेनापति थे, उनके लिए एक ग्रह क्रिस्टल का कोई खास उपयोग नहीं था, लेकिन कुछ न होने से बेहतर था, और कई मार्शल आर्टिस्ट अभी भी इसके लिए लड़ने के लिए आगे आए। फिर भी बाईं ओर की पहली पंक्ति में बैठे मार्शल आर्टिस्टों में से कोई भी नहीं हिला। लक्ष्य ने यह भी देखा कि पहली पंक्ति की 5 सीटों में से केवल 3 ही भरी हुई थी, 2 खाली थी। जो मार्शल आर्टिस्ट बाहर निकले, उन पर तुरंत मधुमक्खियों का झुंड टूट पड़ा। उनमें से 3 ने एक टीम बनाई
और सुचारू रूप से समन्वय किया। एक क्रिस्टल तोड़ने गया, एक रक्षा में माहिर था और एक ने आवरण प्रदान किया। कुल मिलाकर 5 मार्शल आर्टिस्टों ने प्रतिस्पर्धा की और अंत में 3 सदस्यीय टीम ग्रह क्रिस्टल पर कब्जा करने में सफल रही। बाकी 2 मार्शल आर्टिस्ट, एक पुरुष और एक महिला, एक छोटी टुकड़ी की तरह लग रहे थे। महिला ने शानदार प्रदर्शन किया, स्पष्ट रूप से एक स्वाभाविक तेज तर्रार। तीनों में से 2 युद्ध जनरलों के साथ लगातार झड़पों में उसने अपनी पकड़ बनाए रखी, लेकिन पुरुष निर्णायक क्षण में लड़खड़ा गया। आश्रय से वंचित होने के बावजूद महिला घेराबंदी से बाहर निकलने में कामयाब रही, लेकिन एक उत्परिवर्तित मधुमक्खी ने बेरमी से उसकी बाह पर डंक मारा। भाले के आकार का डंक सीधे आर पार हो गया, जिससे वो दर्द से पसीने से तरबतर हो गई। ग्रह क्रिस्टल पर कब्जा करने वाली टुकड़ी उच्च मनोबल के साथ लौटी। संक्षिप्त चर्चा के बाद नवे स्तर का एक युद्ध जनरल क्रिस्टल को अवशोषित करने के लिए एक शांत स्थान खोजने के लिए निकल गया। अब तक लक्ष्य को हनीकॉम्ब के पैटर्न की लगभग समझ आ चुकी थी। पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के मार्शल आर्टिस्ट एक बड़े मिट्टी के टीले के चारों ओर एकत्रित थे। यहीं से तारा क्रिस्टल निकाले जाते थे। शहद जिस भी तरफ गिरता, उस तरफ के लोग उसे उठाने के लिए टूट पड़ते थे। कुछ मार्शल आर्टिस्ट स्पष्ट रूप से डैंटियन ची को संपीड़ित करने के स्तर तक पहुंच चुके थे। ऐसे लोग केवल तारकीय क्रिस्टल की परवाह करते थे और किसी अन्य चीज के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे। और उस अफरातफरी के दौरान मार्शल आर्टिस्टों के बीच लड़ाई की अनुमति थी। गंदी चालें और कपटपूर्ण हरकतें आम बात लगती थी। लाभ के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चेतन ने इसे एक क्रूर सहार का मैदान कहा, चिंटियों के घोंसले से कहीं अधिक क्रूर और कहीं अधिक भीड़-भाड़ वाला। जब लक्ष्य और चेतन देख रहे थे, तभी एक मार्शल आर्टिस्ट उनकी ओर बढ़ा। चेतन, तुम सच में हनीकॉम्ब में वापस आने की हिम्मत कर रही हो? मुझे लगा था कि तुम हमेशा के लिए गायब हो गए हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि बॉस विक्रम ने गुपचुप तरीके से आदेश दिया है कि कोई भी तुम्हारी हत्या कर सकता है? चेतन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, समीर, चूंकि मैं वापस आ गई हूं, इसलिए मुझे उसकी हत्या का डर नहीं है। मैं यहां हनीकॉम्ब रैंकिंग को फिर से चुनौती देने आई हूं। हनीकॉम्ब के रिसेप्शनिस्ट समीर ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तो फिर आपको एक टीम की जरूरत पड़ेगी। क्या ये आदमी आपके साथ है? 2 लोग काफी नहीं होंगे। यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। हमारे लोग कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आपको नियम तो पता ही है। अगर आपकी चुनौती सफल होती है, तो आप जो भी स्टार क्रिस्टल जीतेंगे, उसका 30% हम ले लेंगे। इतना कहकर समीर उठा, चला गया और थोड़ी दूर पर एक शाखा पर लेट गया। लक्ष्य ने चेतन की ओर देखा। भले ही गोपाल और किंग शाह आ जाएं, फिर भी हमें एक और की जरूरत है। क्या यहां कोई और परिचित है? चेतन ने बेबसी से आह भरी। विक्रम यहां का सरगना है। पश्चिम की पहली टीम उसी की है। मैंने उसे नाराज कर दिया है। कोई भी पुराना खिलाड़ी मेरे साथ टीम बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। यह सुनकर लक्ष्य को सिरदर्द होने लगा। अगर उसे पता होता तो वो मीनाक्षी या सनी को बुलाकर बाकी लोगों की संख्या पूरी कर लेता, लेकिन वे दोनों एंट नेस्ट में ही रहना चाहते थे और लक्ष्य उन्हें मजबूर नहीं कर सकता था। वे धीरे धीरे हनीकॉम्ब क्षेत्र में दाखिल हुए। लक्ष्य ने उन लोगों में से कई को भी देख लिया जिन्होंने उस दिन चेतन का पीछा किया था। लक्ष्य को देखकर उनकी आंखों में अभी भी कुछ भय था, लेकिन पहले जितना नहीं। स्पष्ट रूप से हनीकॉम्ब के भीतर अब उन्हें उसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। जब मैं इधर-उधर देख रहा था, तभी आगे अफरातफरी मच गई। एक लड़की मानो गिड़गिड़ा रही थी, कृपया मुझे बाहर मत निकालो, मेरा हाथ ठीक हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी बोझ नहीं हूं। मीरा, अपनी बात बचाओ। हमारी टीम बोझ नहीं उठा सकती। पहले तुम ठीक थी, लेकिन अब तुम जहर से प्रभावित हो। तुम्हें जहर के असर को दूर करने के लिए एंटीडोट और एक तारकीय क्रिस्टल की ऊर्जा की जरूरत होगी। हमारे पास खुद के लिए ही पर्याप्त तारकीय क्रिस्टल नहीं है।
तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और हमारे पास एंटीडोट भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो बॉस विक्रम से पूछ लो। मीरा नाम की लड़की लगभग 20 साल की लग रही थी। उसने बैंगनी रंग के चमड़े के कपड़े पहने थे। वो काफी सुंदर थी। जाहिर तौर पर पिछली कक्षा की छात्रा थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। एक हाथ बुरी तरह सूजा हुआ था। मधुमक्खी का जहर उसके शरीर में प्रवेश कर चुका था और उसे तत्काल इलाज की जरूरत थी। ये नजारा देखकर चेतन ने आह भरी। ऐसे दृश्य कोई नई बात नहीं है। सारे एंटीडोट विक्रम के हाथ में है। अगर मीरा को रुकना है तो उसे उससे मिन्नतें करनी होंगी। लेकिन एक बार वो उस कमीने के चंगुल में फंस गई तो आह। लक्ष्य ने ये दृश्य देखा और उसका दिल थोड़ा भावुक हो गया। ये एक कठिन निर्णय था। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करना एक दूसरे जीवन के समान था, एक आजीवन लक्ष्य। अगर मीरा अब तारा फल के पेड़ को छोड़ने का फैसला करती तो मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उसका करियर पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, लेकिन उसका भविष्य कम से कम अंधकारमय हो जाता। और अगर वो विक्रम से भीख मांगने जाती तो शायद उसे कुछ कीमती चीजें खोनी पड़ती। ये एक कठिन दुविधा थी। निश्चित रूप से मीरा वहां पीले चेहरे के साथ बैठी थी। ये तय नहीं कर पा रही थी कि उसे जाना चाहिए या रुकना चाहिए। लक्ष्य आगे बढ़ा और मीरा के पास जाकर उससे बोला, अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हें एक बोतल विषनाशक दूंगा और वादा करता हूं कि भविष्य में हमें जो भी तारकीय क्रिस्टल प्राप्त होंगे उन्हें सबसे पहले तुम्हें ही दिया जाएगा, बशर्ते तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ। बोलते बोलते लक्ष्य ने विषनाशक की एक बोतल निकाली। उसने ये बोतल भाई गगन से ली थी। तारा फल के पेड़ में उगने वाले विषनाशक बाहर नहीं मिलते थे। अधिकांश मार्शल आर्टिस्टों के पास ये नहीं होते थे। लेकिन चींटी के घोंसले के मुखिया होने के नाते भाई गगन के पास इनका अच्छा खासा भंडार था। मीरा ने लक्ष्य के सुंदर चेहरे की ओर देखा। कुछ देर तक मन ही मन संघर्ष करने के बाद उसने आखिरकार दांत पीसते हुए कहा, बेशर्म, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को मनमानी करने देने के बजाय तारा फल का पेड़ छोड़ दूंगी। लक्ष्य ने पीछे मुड़कर चेतन की ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो ठीक है? चेतन मुस्कुराई। आप कप्तान हैं, आपका अंतिम निर्णय होगा। लेकिन मीरा एक अच्छी इंसान है। बस बात यह है कि जिस टीम में वह थी वो भरोसेमंद नहीं थी। लक्ष्य ने एक बार फिर मीरा को विषनाशक की बोतल सौंपते हुए कहा, यह विषनाशक की बोतल एक उपहार है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी टीम में शामिल होने के लिए राजी हो जाओगी। बेशक, अगर तुम शामिल होती हो तो भविष्य में तुम शायद विक्रम के बिल्कुल विपरीत खड़ी हो जाओगी। क्या तुम में हिम्मत है? मीरा ने लक्ष्य के शब्दों का अर्थ समझ लिया। तो फिर तुमने अभी जो कहा डॉट, ये तो बस एक छोटा सा टेस्ट था। मुझे खुशी है कि आप पास हो गए। धन्यवाद बड़े भाई, मैं शामिल हो जाऊंगा। मीरा ने खुशी खुशी विषनाशक दवा ली और तुरंत उसे निगल लिया ताकि उसका इलाज शुरू हो सके। लक्ष्य खड़ा हुआ और चेतन की ओर मुड़कर देखा। क्या मैं बूढ़ा दिखता हूं? किसने कहा? किसने कहा कि आप बूढ़े हैं? मुझे तो लगता ही नहीं कि आप बूढ़े दिखते हैं, बड़े भाई लक्ष्य। चेतन, जो आमतौर पर एक गंभीर और ईमानदार व्यक्ति है, ने लक्ष्य को करारा जवाब दिया। लक्ष्य को लगा कि एक साथी के बदले में विषनाशक की एक बोतल और एक अनमोल क्रिस्टल का सौदा करना उचित था। अगर मीरा अभी उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती, डॉट तब लक्ष्य ने सोचा होगा कि वो किसी बड़े उद्देश्य के लिए अपमान सहन कर सकती है और भविष्य में कुछ हासिल कर सकती है, लेकिन वो सबसे उपयुक्त टीममेट नहीं होगी। लगभग 1 घंटे बाद मीरा का विषहरण पूरा हो गया। हालांकि विषहरण पूरी तरह से नहीं हुआ था, लेकिन जब तक उसके पास अवशोषित करने के लिए एक उत्कृष्ट क्रिस्टल मौजूद था, तब तक वो पूरी तरह से ठीक हो सकती थी। बड़े भाई लक्ष्य, मुझे लगता है कि हमें पश्चिम से चुनौती देना शुरू करना चाहिए। पश्चिम में तीसरा समूह मेरा पुराना समूह है। मैंने पहले उनके लिए बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन जैसे ही मुझे चोट लगी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं उन्हें बाहर निकालना चाहता हूं।
मीरा ने सम्मान दिखाने के लिए बार बार उन्हें बिग ब्रदर लक्ष्य कहकर संबोधित किया, जबकि पश्चिम की उस टीम पर वो मन ही मन गुस्सा कर रही थी जिसने उसे टीम से निकाल दिया था। विक्रम की टीम किस दिशा में जा रही है? लक्ष्य ने पूछा। पूर्व दिशा में स्थित पहला समूह उसकी टीम है। हालांकि वो हनीकॉम्ब में शायद ही कभी दिखाई देता है। वो अपना अधिकांश समय कैनोपी में बिताता है। आमतौर पर वहां केवल उसके 4 साथी ही होते हैं और कोई भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। लक्ष्य ने सिर हिलाया। ठीक है, हमारे लोग कल पहुंच जाएंगे। हम पश्चिम स्थित 5वें समूह से चुनौती देना शुरू करेंगे। हम कितनी बार चुनौती दे सकते हैं? हफ्ते में 1 बार। ठीक एंट नेस्ट की तरह हम भी हफ्ते में 1 बार चुनौती दे सकते हैं। जब वे बात कर रहे थे तभी शहद की कुछ और बूंदें गिरी। 2 ग्रह क्रिस्टल और 3 तारकीय क्रिस्टल प्रकट हुए। दोनों ग्रह क्रिस्टल अन्य टीमों को प्राप्त हुए। 3 तारकीय क्रिस्टलों में से विक्रम की टीम को 2 मिले और पश्चिम स्थित पहले समूह को 1 मिला। लक्ष्य आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका और बोला, यहां हनीकॉम्ब का वातावरण एंट नेस्ट से कहीं बेहतर है। यहां तो बहुत सारे स्टार क्रिस्टल हैं। बिल्कुल सही, यहां बहुत सारे फूल खिलते हैं। ये टीला साल भर शहद से पोषित होता है और इसकी आंतरिक ऊर्जा बहुत प्रचुर है। हालांकि मनुष्य इसे सीधे अवशोषित नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत सारे फूलों को जन्म दे सकता है। तारा क्रिस्टल के जन्म की गति के मामले में कैनोपी भी इसकी तुलना में कहीं नहीं ठहरती। बस कैनोपी का क्षेत्रफल बड़ा है। मीरा ने लक्ष्य को वो सब कुछ बताया जो वो जानती थी। हालांकि जैसे जैसे शाम ढलती गई और आसमान गहराता गया, आसपास के मार्शल आर्टिस्ट धीरे धीरे तितर बितर हो गए। लक्ष्य ने टीले पर कभी कभार चमकते तारा क्रिस्टलों को देखा और मीरा से फिर पूछा, रात में कोई मार्शल आर्टिस्ट इन्हें लेने क्यों नहीं आता? क्या ये चमकते तारा क्रिस्टल सबसे स्पष्ट लक्ष्य नहीं है? तारानुमा क्रिस्टल वाकई देखने में आकर्षक है, लेकिन रात के अंधेरे में हर जगह मौजूद मधुमक्खियों और ततैयों को देखना बहुत मुश्किल है। ये जीव बहुत चालाक और रात में बेहद संवेदनशील होते हैं। हालांकि वे मधुकोश से ज्यादा दूर नहीं जाते, फिर भी ये टीला लगभग पूरी तरह से ढका हुआ है। जो कोई भी रात में बाहर जाकर इन्हें तोड़ने की हिम्मत करेगा, वो मौत को दावत दे रहा होगा। चेतन ने इस बार लक्ष्य को समझाया। हाँ, रात में आने की हिम्मत कोई नहीं करता। सुबह 6 बजे ही सब लोग एक साथ आते हैं और फिर हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार फसल काटता है। यही वो समय है जब सबसे ज्यादा फसल काटी जाती है। लक्ष्य ने पूरी तरह से तितर बितर हो चुके मार्शल आर्टिस्टों को देखा, फिर टीले पर मौजूद 3 या 4 सितारा क्रिस्टलों को देखा और वो उत्साह की लहर महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। अब तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। मेरे पास रात्रि दृष्टि और गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ये मधुकोश मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बहुत पहले ही यहां आ जाता। चींटियों के घोंसले में 2 साल बर्बाद करना सचमुच समय की बर्बादी थी। रात के समय लोग मधुमक्खी के छत्ते से काफी दूर रहते थे। आखिर कभी कभार कोई लापरवाह मधुमक्खी बाहर उड़ सकती थी और उसके डंक से गंभीर परिणाम हो सकते थे। लक्ष्य, चेतन और मीरा को रहने के लिए एक जगह मिल गई। ये वही जगह थी जहां चेतन पहले रह चुकी थी। एक 2 मंजिला पेड़ का खोखला ढांचा। मीरा एक लड़की थी, इसलिए उसने अपने लिए अंदर का कमरा ले लिया, जबकि लक्ष्य और चेतन बाहर के कमरे में रहे। रात के समय लक्ष्य के कुछ देर ध्यान करने के बाद बाहर घना अंधेरा छा गया। उसके बगल में चेतन के हल्के खर्राटे सुनाई दे रहे थे। लक्ष्य पेड़ के खोखले तने से बाहर निकला। उसकी रात्रि दृष्टि से उसके आसपास सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वो दूर स्थित मधुकोश के चारों ओर उड़ती मधुमक्खियों के घने झुंड को भी देख सकता था। किसी को परेशान किए बिना लक्ष्य ने अपनी ढाल पर कदम रखा और हवा में उड़ते हुए हनीकॉम्ब की ओर बढ़ गया। वो पश्चिम की ओर की पहली पंक्ति में पहुंचा। वहां कोई नहीं था, इसलिए लक्ष्य रुक गया। रात के अंधेरे में टीले पर तारों की रोशनी के कुछ बिंदु टिमटिमा रहे थे। 1 2 3
लक्ष्य की गिनती की गई। टीले के पश्चिमी भाग में कुल 6 तारा क्रिस्टल थे। 4 तारकीय क्रिस्टल, एक ग्रह क्रिस्टल और एक उपग्रह क्रिस्टल। कल सुबह सभी मार्शल आर्टिस्ट इन्हें लेने यहां आएंगे। अगर मैं एक साथ बहुत सारे ले लूं तो ध्यान आकर्षित हो सकता है, इसलिए मैं ये सारे तारा क्रिस्टल नहीं ले सकता। मैं उन क्रिस्टलों को नहीं लूंगा जो मेरे लिए बेकार हैं। मुझे अभी तारा क्रिस्टलों की ही जरूरत है। कुल मिलाकर 4 तारकीय क्रिस्टल हैं। मैं 3 ले लूंगा। मेरा अनुमान है कि रात के उत्तरार्ध में 1 या 2 और पैदा होंगे, इसलिए ये ठीक रहेगा। लक्ष्य ने खुद को तैयार किया। सबसे पहले उसके शरीर पर मानसिक ऊर्जा का एक सुरक्षात्मक कवच प्रकट हुआ और उसने तरल धातु को आधे शरीर के कवच में बदल दिया। फिर अपने पैरों को कवच पर रखकर और हाथ में चमकदार चांदी का भाला लिए वो सीधे टीले की ओर चल पड़ा। स्विश! प्रकाश की एक लकीर तेजी से गुजरी और लक्ष्य पहले ही टीले के ऊपर पहुंच चुका था। आसपास की मधुमक्खियां तुरंत भिनभिनाते हुए उसके पास आ गई। अपने पेट ऊपर उठाते हुए और भाले जैसे डंकों से चारों दिशाओं से उस पर हमला करने लगी। लक्ष्य ने आती हुई मधुमक्खियों को अनसुना कर दिया। उसने चमकदार चांदी का भाला लहराया, उसे पवन चक्की की तरह घुमाया और नीचे की ओर बढ़ते हुए पहाड़ की तरह अचल शक्ति को सक्रिय कर दिया। तेज प्रहारों की एक श्रृंखला गूंज उठी। अधिकांश मधुमक्खियों के हमले चमकदार चांदी के भाले द्वारा रोक दिए गए। यदि कभी कभार कोई मधुमक्खी दूसरे कोण से हमला करती भी, तो भी लक्ष्य की मानसिक ऊर्जा ढाल को भेदना मुश्किल था। इसके अलावा लक्ष्य को टीले के बहुत करीब जाने की जरूरत नहीं थी। 5 मीटर की दूरी से हाथ के इशारे मात्र से एक चमकदार क्रिस्टल सीधे उसके हाथ में आ गिरा। मिल गया। पहला तारकीय क्रिस्टल। लक्ष्य का पहला प्रयास सटीक निशाने पर लगा। हालांकि उन्होंने थोड़ी धूल उड़ाई और थोड़े गंदे हो गए, फिर भी वे अपनी खुशी नहीं छिपा सके। वो कई बार मधुमक्खियों के झुंड के बीच से होकर गुजरा। इस दौरान एक ततैया ने उसके सुरक्षा कवच को एक बार भेद दिया, लेकिन वो लक्ष्य के सुनहरे तरल धातु के कवच को भेदने में विफल रही। लक्ष्य ने फिर से अपना हाथ उठाया और दूसरा तारकीय क्रिस्टल उसका हो गया। उसका उत्साह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। लक्ष्य की ढाल हवा में एक चाप बनाती हुई टीले के ऊपर से गुजरी। हाथ के इशारे से उसने तीसरा विकेट ले लिया। 3 उत्कृष्ट क्रिस्टल हाथ में लिए लक्ष्य ने इस यात्रा का अपना लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया था। उसका चमकीला चांदी का भाला हमलों की एक और लहर को रोकते हुए टीले के निचले हिस्से की ओर सीधा बढ़ गया। तेज गति से उड़ते हुए वो जल्दी से उस शाखा को छोड़कर चला गया जहां टीला स्थित था और रुकने के लिए एक विशाल पत्ते के नीचे जगह ढूंढ ली। उसने तारा क्रिस्टल से निकलने वाली रोशनी को रोकने के लिए जल्दी से कुछ पत्ते इकट्ठा किए और तीनों तारा क्रिस्टल बाहर निकाल लिए। वाह! कितना संतोषजनक था, कितना रोमांचकारी था। आज लक्ष्य ने कई मार्शल आर्टिस्टों को देखा। उनमें से लगभग सभी 9वें स्तर के युद्ध सेनापति थे। दायरे में इक्का दुक्का 7वें या 8वें स्तर के छात्र ज्यादातर इस वर्ष के नए छात्र थे। पुराने छात्रों में से कोई भी अब उस स्तर पर नहीं था। 9वें स्तर के युद्ध जनरलों में से आधे शिखर से नीचे थे, 1/4 शिखर पर थे और शेष 1/4 वे सभी थे जिन्होंने अपनी मूल ऊर्जा को संपीड़ित किया था। पूर्व दिशा में स्थित पहले समूह में लक्ष्य ने एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा था जिसने अपनी कोर एनर्जी को 6 बार संपीड़ित किया था। लक्ष्य की वर्तमान शक्ति को देखते हुए अगर वो सोल लॉकिंग छुपकर हमला न करे तो 6 गुना संपीड़ित कोर एनर्जी वाले मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ जीतने का उसका कोई मौका नहीं होगा। सोल लॉकिंग के साथ भी ये कहना मुश्किल है कि वो एक ही वार में सफल हो पाएगा। आखिर मार्शल आर्टिस्ट का स्तर जितना ऊंचा होता है, उसकी मानसिक इच्छा शक्ति उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। अगर वो उनकी आत्मा को जल्दी से लॉक नहीं कर पाता और वे फिर भी प्रतिरोध कर पाते हैं, तो सोल लॉकिंग विफल हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं था
कि लक्ष्य की आत्मा को बांधने की क्षमता अप्रभावी थी। अगर प्रतिद्वंदी का शरीर हिल नहीं पाता, तो लक्ष्य को पूरा भरोसा था कि वह किसी की भी आत्मा को बांध सकता है, लेकिन इसके लिए समय चाहिए होता था। चेतन की संपीड़न शक्ति दोगुनी से बढ़कर तिगुनी होने के करीब थी, और यहां तक कि मीरा की भी संपीड़न शक्ति एक गुनी थी। लक्ष्य की शुरुआती शक्ति कम थी, हालांकि वो तेजी से आगे बढ़ रहा था, फिर भी ये प्रगति उसे संतुष्ट नहीं कर रही थी। कैनोपी पर पलटवार करने के लिए इस स्तर की शक्ति पर्याप्त नहीं होगी। 3 सितारा क्रिस्टल को हाथ में पकड़े हुए लक्ष्य मन ही मन बहुत खुश था। बिना अप्रत्याशित लाभ के कोई अमीर नहीं बनता, और रात की घास के बिना कोई घोड़ा मोटा नहीं होता। हालांकि इसे अपने तक ही रखना थोड़ा अनुचित है, लेकिन ये ऐसी बात है जिसे मैं किसी के साथ साझा नहीं कर सकता। मेरे साथियों, आप जल्द ही लक्ष्य के साथ जुड़ने के लाभ जान जाएंगे। उसके शरीर के भीतर स्थित अंधकारमय तारा घूमने लगा, और तीनों तारकीय क्रिस्टलों से एक साथ हल्की प्रकाश किरणें निकलने लगी। चांदी की धाराएं लक्ष्य के शरीर में प्रवाहित होने लगी। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।